जय हिंद साथियों। बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे। साथियों, ये जो मैं वीडियो ला रहा हूँ है आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट यानी जो भी आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, जहाँ भी बाल विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सब दृष्टि से आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। तो आप अंत तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। साथियों, आपने इनका नाम सुना होगा, जीन जैक्स रूसो। क्या नाम है इनका? जीन जैक्स रूसो। वह फ्रांस देश के निवासी थे। इनका जन्म 1712 और मृत्यु सन 1778 ईस्वी में हुई थी। तो ये कौन है? जीन जैक्स रूसो। और कहाँ के हैं? फ्रांस देश के निवासी थे। साथियों, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दो हैं, अन्य पुस्तक भी हैं लेकिन जो फेमस है इसमें है एक द न्यू हेलोसी, जो कि 1761 में लिखी। और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी इमाइल, है ना। कहीं कहीं हिंदी में ऐसे भी लिखा जाता है इमाइल, ऐसे भी लिखा सकता है। तो इनकी दूसरी पुस्तक है इमाइल, जो कि सन 1762 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो इनकी दो पुस्तकें कौन है प्रमुख रूप से? द न्यू हेलोसी 1761 और इमाइल 1762। साथियों, रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में लिखा कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आदु पंथ पढ़ना चाहिए। किसने कहा है? रूसो ने कहा। क्या कहा? बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आदुपांत पढ़ना चाहिए। तो साथियों, ये स्टेटमेंट आ जाता है कि यह किसने कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आदुपांत पढ़ना चाहिए। तो वह कथन है रूसो का। ठीक है, और अधिक गहराई से पूछेगा तो यह भी आ सकता है कि किस पुस्तक में लिखा है। तो इमाइल में लिखा है। ये वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न यहीं से बनेगा कि यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है साथियों? रूसो का है। आगे बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत सर्वप्रथम जीन जैक्स रूसो ने की। किसने की? रूसो ने की। तो प्रश्न यहाँ से यह भी बन सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की? तो वो की रूसो ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इमाइल में ही रूसो लिखते हैं कि बालिका को चारदीवारी के अंदर की, जबकि बालक को बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। ये किसने लिखा? रूसो ने लिखा अपनी पुस्तक इमाइल में। आगे रूसो कहते हैं, लिखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा यानी अपनी 1 से 8 तक की शिक्षा। ठीक है, 1 से 5 तक की शिक्षा को कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा। और जो 1 से 8 तक की शिक्षा होती है इसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा, है ना। तो आपको इसको समझना चाहिए। तो जो जहाँ जीन जैक्स रूसो बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा की, उसका तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक की। तो यह कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा बालक और बालिका, है ना। एक क्या है? बालक, बालक और बालिका, लग रही है ना बालिका की तरह। बालक और बालिकाओं को साथ साथ और माध्यमिक शिक्षा यानी 9 से 12 क्लास। 9 से 12 क्लास को क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में अलग अलग स्नातक की शिक्षा यानी 12वीं के बाद जो हम करते, बीए करते, बीएससी करते, बीकॉम करते, बीसीए करते, बी फार्मा करते, है ना। तो इसे कहते हैं हम स्नातक, या इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुएशन। तो क्या 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 कहते हैं कि 1 से 8 तक तो साथ साथ, और जब माध्यमिक शिक्षा की बात करें 9 से 12 की, तो बालक बालिका को अलग अलग कर देना चाहिए। और पुनः जब वो 12वीं के बाद मिले यानी ग्रेजुएशन में, तो उनको पुनः साथ साथ शिक्षा देना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं कि साथियों, जो 1 से 8 तक होता है इसमें बालक बालिका क्या होता है कि इतने संवेग उनके उग्र नहीं होते, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। माध्यमिक में क्या होता है कि जो उनके संवेग होते हैं वो जागृत होते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होता है, आपको पता होगा कि किशोरावस्था काफ़ी चरम सीमा पर होती है और एक कठिन काल कहा जाता है। तो यहाँ पर वो बात को उतने उचित तरीके से नहीं समझेंगे और घटनाएं हो सकती हैं, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि अलग अलग होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो 12वीं पास करते हैं तो 12 साल, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा कितना साल का हो जाता है? लगभग 17-18 साल का हो जाता है और लगभग यह उम्र शादी की हो जाती है। तो यह कहते हैं कि पुनः बालक और बालिका को साथ बैठा के पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो एक दूसरे को समझेंगे और समाज के एक अभिन्न अंग बनने वाले हैं उसके बाद, शादी के बाद। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा
और व्यक्ति परिपक्व हो जाता है ना। तो इनका सीधा सा तात्पर्य ही था, क्या था, कि प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका को साथ साथ और माध्यमिक शिक्षा अलग अलग व स्नातक की शिक्षा साथ साथ दी जानी चाहिए। ठीक है, तो कौन कहते हैं, रूसो कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, है ना। आगे साथियों, ये दो हमने बात की थी किसकी, रूसो की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। आपको पता है कि यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, है ना, और इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। मैंने बताया था कि यह शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं और साथ ही साथ है पशु मनोविज्ञान के भी जनक हैं, है ना। तो आपको यह याद रखना है कि जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, यह शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान के जनक हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आपको पता है कि इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि सन 1903 में प्रकाशित हुई। ठीक है, कहीं कहीं 1913 लिखा रहता है, जो कि गलत है, क्योंकि जो इनकी विकिपीडिया है उस पर 1903 ही लिखा है ना। तो एक कब प्रकाशित पुस्तक हुई, सर 1903 में। जहाँ कहीं 1913 लिखा हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी उनकी विकिपीडिया है इंग्लिश की, वहाँ पे 1903 ही लिखा हुआ है ना इस पुस्तक के आगे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक प्रकृतिवादी विचारक, थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक रूसो की इमाइल पुस्तक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जो कि सन 1962 में प्रकाशित हुई थी। कब, सॉरी 1762 में प्रकाशित हुई थी, है ना। किसकी पुस्तक, रूसो की। इस पुस्तक का थॉर्नडाइक पर विशेष प्रभाव पड़ा, है ना, इस इमाइल का थॉर्नडाइक पर विशेष प्रभाव पड़ा। आगे है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम सर्वप्रथम दिए, जिन पर मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रभाव था, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम सर्वप्रथम किसने दिए, तो थॉर्नडाइक ने दिए। और आपको पता होगा, यदि आपने इसकी पहली बाल विकास पढ़ी होगी, कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। मुख्य नियमों को हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं और गौण नियम को सहायक नियम भी कहते हैं। यदि हम नियमों की संक्षेप में बात करें साथियों, तो जो 3 मुख्य नियम हैं, है ना, कौन कौन से 3 मुख्य नियम, तो पहला तो ये बताते हैं कौन, तत्परता का नियम। कौन सा नियम है पहला, तो पहला बताते हैं साथियों कौन सा ये नियम, तत्परता का नियम, है ना, तत्परता का नियम। और जो दूसरा नियम बताते हैं वो बताते हैं ये अभ्यास का नियम। किसका नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा जो मुख्य नियम बताते हैं वो बताते हैं प्रभाव का नियम। किसका नियम, प्रभाव का नियम। तो 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे, जिसमें 3 नियम में कौन कौन है, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है, इसकी हम विस्तृत बात जब करेंगे, जब हम थॉर्नडाइक का स्पेशल सिद्धांत पढ़ेंगे या उनके नियमों की बात करेंगे, है ना। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि उनके नाम क्या क्या हैं। और जो 5 गौण नियम या सहायक नियम या जिनको द्वितीयक नियम भी कहते हैं, तो पहला नियम था उसमें साथियों बहु प्रतिक्रिया। क्या नाम था, पहला नाम था क्या, बहु प्रतिक्रिया, बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा था साथियों आंशिक क्रिया का नियम। क्या, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा नियम था मनोवृत्ति का नियम। किसका नियम, मनोवृत्ति का नियम। और चौथा नियम था इनका सादृश्यता का नियम। किसका नियम, सादृश्यता का नियम। और पांचवा था साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और जो 5 गौण नियम है उसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, और जो चौथा नियम है साथियों वो है सादृश्यता का नियम। किसका, सादृश्यता का नियम। और जो 5वां और अंतिम गौण नियम है वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। किसका नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साथियों यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में, संभावना बनी रहती है। प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, है ना। ऑप्शन दे देगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का और जो प्रभाव का, है ना। तो उपयुक्त सभी आएगा यहाँ पे। यह पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मुख्य नियम है ना।
3 गौण नियम का नाम दे देगा और उसमें एक मुख्य नियम का नाम दे देगा, या फिर यह दे देगा कि 3 मुख्य नियम के नाम दे देगा, उसमें से एक गौण नियम का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन गौण नियम है ना। तो इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए हैं, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, इस पुस्तक की हम बात कर चुके। थॉर्नडाइक की जो प्रमुख पुस्तक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई, और दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि 1911 में आई। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, जो फेमस पुस्तकें हैं किसकी, थॉर्नडाइक की। आगे साथियों अब हम बात करते हैं किसकी, जॉन ड्यूवी की। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत सबसे पहले सन 1900 में अमेरिका से हुई, जिसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अमेरिकी शिक्षा शास्त्री किसने, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी ने किए। क्वेश्चन साथियों इस प्रकार से आ जाता है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन में अगर जॉन ड्यूवी रहता है तो आपको उत्तर सही कौन लगाना है, जॉन ड्यूवी, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षा शास्त्री है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यदि हम इनकी बात करें साथियों, तो पहली पुस्तक है द स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि 1899 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक है द चाइल्ड एंड करिकुलम, 1902 में प्रकाशित हुई। तीसरी पुस्तक है हाउ वी थिंक, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई। चौथी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई। और पांचवी पुस्तक है एक्सपीरियंस एंड नेचर, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। वैसे इनकी अन्य पुस्तकें और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो पहली द स्कूल एंड सोसाइटी, दूसरी द चाइल्ड एंड करिकुलम, तीसरी हाउ वी थिंक, चौथी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, पांचवी एक्सपीरियंस एंड नेचर। ठीक है, आगे बात करें तो साथियों यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इस बात को। आपको पता है कि मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने सन 1879 में जर्मनी की लिपजिंग शहर में खोली, है ना। तो वो किस क्षेत्र की प्रयोगशाला थी, मनोविज्ञान की। और आपको पता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसकी हम अभी हम बात कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, मनोविज्ञान यदि एक पेड़ है तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसकी एक शाखा है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो आपको उत्तर देना है क्या, जॉन ड्यूवी। तो आपको क्या समझना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सन 1894 में स्थापित हुई, और यह किसने की, जॉन ड्यूवी द्वारा सन 1894 में की गई। कब की गई, सन 1894 में की गई। और यह कहाँ की गई साथियों, शिकागो विश्वविद्यालय में, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में की गई। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। और इस प्रयोगशाला में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। तो आपको इसमें भ्रमित मत होना है ना। जिसमें बताया कि मनोविज्ञान के क्षेत्र की सर्वप्रथम प्रयोगशाला सन 1879 में विलियम वुंट साहब ने की, लेकिन वो किसकी थी, मनोविज्ञान की थी, है ना। और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की, जो कि मनोविज्ञान विषय की एक शाखा है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की कब हुई, सन 1894 में, और किसने की, जॉन ड्यूवी ने। और कहाँ की, शिकागो विश्वविद्यालय में, जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन आता है कि किसने शिक्षा को त्रिध्रुवी माना है। तो आपको यह याद रखना है कि जॉन ड्यूवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानना है। क्या माना है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। और आपको जो त्रिध्रुवी में जो 3 ध्रुव हैं, पहला तो है साथियों शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी, और तीसरा है समाज। पाठ्यक्रम काट के यहाँ पे आप सुधार कर लेना क्या, नोट्स में समाज, जिसके पास भी नोट्स हो समाज। तो साथियों मैं एक बात और बता दूं कि कई किताबों में जो 3 ध्रुव लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं आएगा। जो जॉन ड्यूवी ने जो तीसरा ध्रुव बताया है वो क्या बताया है, समाज बताया है। क्या बताया साथियों, समाज बताया है ना। और यह मैंने प्रमाणित पुस्तक में लिखा देखा भी है, क्या है, समाज। तो पाठ्यक्रम किसने बताया, ये बताया BS बिलूम ने, बेंजामिन S बिलूम ने बताए हैं। जो 3 ध्रुव की बात बिलूम ने भी की है। और इनके अनुसार जो तीसरा ध्रुव होता है वो होता है पाठ्यक्रम, किसके अनुसार, बिलूम के अनुसार। लेकिन जॉन ड्यूवी के अनुसार जो तीसरा ध्रुव होता है वो होता है समाज, है ना।
तो ये व्यापक अवधारणा है शिक्षण प्रक्रिया की, और जो ब्लूम की है वो संकुचित अवधारणा है ना। तो आपको यह याद रखना है कि जॉन डूवी ने जो 3 ध्रुव बताए हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा समाज। पाठ्यक्रम ना हो कि यहाँ पे क्या है, समाज। ठीक है, कई किताबों में गलत लिखा हुआ है तो आप मुझ पर बिलीव करिए, है ना कि किताबों पर। ठीक है, जो अच्छी किताब है उसमें समाज ही लिखा हुआ है, ना कि पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो पाठ्यक्रम बताया है तीसरा ध्रुव, वो बताया है ब्लूम ने, है ना। तो ब्लूम के अनुसार जो 3 ध्रुव हैं वो हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। किसके अनुसार, ब्लूम के अनुसार। लेकिन जॉन डूवी के अनुसार इसकी जगह क्या है, समाज है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो और ये क्या है, इसकी व्यापक अवधारणा है, जबकि ब्लूम की संकुचित अवधारणा है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों कि जॉन डूवी बच्चे को सक्रिय विद्यार्थी मानते हैं, है ना। कैसा विद्यार्थी मानते हैं, सक्रिय विद्यार्थी मानते हैं। आगे जॉन डूवी आगे कहते हैं कि शिक्षा में बच्चों की संपूर्णता पर बल दिया जाना चाहिए तथा बच्चों द्वारा वातावरण में किए जाने वाले समायोजन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं क्या कहते हैं। जॉन डूवी आगे कहते हैं कि शिक्षा में बच्चों की संपूर्णता पर बल दिया जाना चाहिए तथा बच्चों द्वारा वातावरण में किए जाने वाले समायोजन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, है ना। तो कौन कहते हैं, जॉन डूवी कहते हैं। और आगे, एक उत्तम एवं समर्थ शिक्षा सभी छात्रों को दी जानी चाहिए। कौन कहते हैं, जॉन डूवी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक उत्तम एवं समर्थ शिक्षा सभी छात्रों को दी जानी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं साथियों किसकी, स्टेनली हॉल की। तो इनके बारे में जानते हैं साथियों की। पहली बात तो ये कि किशोर मनोविज्ञान के जनक है। स्टेनली हॉल किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया, शिक्षा मनोविज्ञान के एक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया और शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रथम पेडागोगिकल कार्यशाला की स्थापना की। किसने, स्टेनली हॉल ने। किसके लिए, शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रथम पेडागोगिकल कार्यशाला की स्थापना की। और 1892 ईस्वी में इन्होंने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने, है ना। कब बने, 1892 में। कौन, स्टेनली हॉल। तो प्रश्न यहाँ से साथियों ये आएगा कि किशोर मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं स्टेनली हॉल को। और शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रथम पेडागोगिकल कार्यशाला की स्थापना किसने की, तो वो की स्टेनली हॉल ने। आगे है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले बाल विकास के क्षेत्र में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वो किया स्टेनली हॉल ने। तो आपको इसमें यह याद रखना साथियों कि यदि मनोविज्ञान के क्षेत्र में पूछा जाए तो सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था, किसने किया था, R.S. वुडवर्थ ने। किसने किया था, R.S. वुडवर्थ ने। किसके क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, है ना। किस क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन यदि बाल विकास के क्षेत्र में पूछा जाए सर्वप्रथम तो किसने किया, स्टेनली हॉल ने। तो R.S. वुडवर्थ ने किसमें किया था, मनोविज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन स्टेनली हॉल ने किया था बाल विकास के क्षेत्र में, है ना। और बाल विकास, बाल मनोविज्ञान आपको पता है कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो बाल विकास के क्षेत्र में प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण स्टेनली हॉल ने किया। और सबसे पहले बाल गृह स्थापित किया किसने, स्टेनली हॉल ने। आगे साथियों आपको ये एक बात याद रखनी है कि B.F. स्किनर हैं, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, जिनका पूरा नाम क्या था, बरहस फ्रेडरिक स्किनर, है ना। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इसके अनुसार, B.F. स्किनर के अनुसार, है ना, सॉरी हाँ, B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन यदि आपसे साधारण रूप से पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और मैंने एक और बात बताई थी कि ये पशु मनोविज्ञान के भी जनक हैं। कौन, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। आगे बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक तथा J.M. कैटल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता देना, है ना। क्योंकि जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम क्या करते, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करते हैं, मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं
ताकि शिक्षण के कार्य में हमें सहायता मिले। तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण कार्य में सहायता देना, अध्यापकों की मदद करना कि वो किस विधि से छात्रों को पढ़ाएं और किस विधि से पढ़ाना सर्वोत्तम होगा ताकि अधिक अधिगम करा सकें। उचित पाठ्यक्रम बनाना, बच्चों के हितों को ध्यान में रखे हुए, बच्चों की दिनचर्या, बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रख के क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है उचित पाठ्यक्रम बनाना, है ना। आगे है शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना और सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह करना। तो यह साथियों क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की। तो साथियों शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक यानी सकारात्मक एवं नियामक विज्ञान है, यानी नियमों पर चलने वाला, ठीक है। और यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है ना। अनुप्रयुक्त मतलब इसका जो ज्ञान है उसको हम प्रयोग करते हैं। एक होता है अनुप्रयुक्त, अन मतलब बेकार, ठीक है। तो ये बेकार नहीं है, इसको हम प्रयोग में लाते हैं, तो ये क्या है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। और नियामक के साथ विधायक विज्ञान भी है। साथ में शिक्षात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? शिक्षात्मक विज्ञान है, क्योंकि ये शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है, इसलिए क्या है, शिक्षात्मक विज्ञान है। साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से होता है। किससे होता है? क्या और क्यों से होता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सकारात्मक विज्ञान है। यह शिक्षा के कहाँ, कब, कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का तात्पर्य साथियों यह है कि पृथ्वी की किसी भी जगह पर आप इसके जो सिद्धांत है वो लागू होंगे, है ना, किसी एक विशेष जगह पर नहीं, दुनिया का कोई भी कोना हो वहाँ पर ये लागू होंगे और बराबर प्रभावशाली होंगे, इसलिए क्या है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। नेक्स्ट है विकासशील विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? विकासशील विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि इसमें निरंतर नए परिवर्तन होते रहते हैं, है ना, इसलिए क्या है, विकासशील विज्ञान है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। और अंतिम, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की साथियों प्रकृति थी। और आपको यह बात याद रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है ना, शुद्ध विज्ञान और मानकीय विज्ञान नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। आज हमने बात की जीन जैक्स रूसो, थॉर्नडाइक, जॉन डूवी और स्टैनली हॉल के बारे में। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको यह नोट्स प्राप्त करने हैं जो कि टोटल 545 पेज के हैं, तो ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको 8756277292, क्या है नंबर? 8756277292। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि साइकोलॉजी नोट्स चाहिए, है ना, जो कि आपके ये परफेक्ट नोट्स हैं साथ ही यूपी टेट के लिए, जो कि आपके 30 में से 30 नंबर की मदद करेंगे। रिट के लिए तो हैं ही, साथ ही सुपर टेट, सी टेट में भी आपके काम आएंगे। चाहे जितने भी राज्यों की परीक्षा हो, चाहे वो यू टेट हो, एच टेट हो, एच पी टेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, सबके लिए उपयोगी रहने वाला है। और इसकी मैं अनुक्रमणिका मैंने आपको दिखाई ही थी। तो एक क्रम से वीडियो आपके पास आते रहेंगे, चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।